नमस्कार बच्चों, सिद्धधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था फिनॉल, है ना। और फिनॉल में लास्ट है ना अपन ने एक तो पढ़ लिया था आपके ना कॉलवे अभिक्रिया, और एक जिंक चूर्ण के साथ है ना एक ARSC अभिक्रिया पढ़ी थी। 3 अभिक्रियाएं पढ़ लिया ना। चौथी अभिक्रिया देखिए आप, है ना। चौथी अभिक्रिया का नाम है राइमर-टीमान, है ना। फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं उसको, है ना। और आपकी बुक में है ना NCERT में लिख रखा है राइमर-टीमान को राइमर-टीमन, एक ही बात है ना। राइमर-टीमान बोलो, राइमर-टीमन बोलो, है ना। तो ये आ भी चुका है ना, हाफ ईयरली एग्जाम में आया भी था ना राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो चौथी रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? राइमर टीमान अभिक्रिया। तो इंपॉर्टेंट है ना, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट है भैया ना। अरे नेमिंग रिएक्शन है वो सारी इंपॉर्टेंट है ना। ये लो, तो क्या कहेंगे यहाँ, फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में, है ना। जैसे 4 NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई सा भी ले लो, है ना। इसकी उपस्थिति में किससे करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं ना। क्षार की उपस्थिति में किससे? क्लोरोफॉर्म से, है ना। तो सैलिसैल्डिहाइड बोल दो या सैलिसैल्डिहाइड बोल दो, है ना। ये बनता है ना, यानी बेंजीन रिंग जो है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक CHO ग्रुप आ जाएगा ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड। जैसे सैलिसिलिक एसिड पढ़ा था ना अपन ने, ऐसे सैलिसैल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे अपन? फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म से कराने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया राइमर-टीमान अभिक्रिया कहलाती है ना। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती जो है ना वो बनता है ना बेंजल डी, है ना। ओ सॉरी, बेंजल क्लोराइड बनता भी है ना। तो क्या कहेंगे इस अभिक्रिया में, है ना, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती प्रतिस्थापित, है ना, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बनता है ना। बेंजल क्लोराइड बनता है ना। तो आपसे यदि पूछे, है ना, कि राइमर-टीमान अभिक्रिया में, है ना, मध्यवर्ती क्या बनता है, तो प्रतिस्थापित बेंजल क्लोराइड, है। टॉलुइन से H हटाते हैं ना अपन, है ना। टॉलुइन में जो एल्किल ग्रुप है ना, मैथिल ग्रुप, उससे H हटाते हैं ना, एक H हटाते हैं, बेंजिल 2 हटाते हैं, बेंजल, है ना, 3 हटा दिए तो बेंजो, है ना। तो ये बेंजल है ना प्रतिस्थापित। तो देखिए क्या होगा, ये फिनॉल, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन? क्षारीय माध्यम में, है ना। जैसे मैंने ले लिया NaOH और साथ में क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा आपके, है ना, ये CH
और ये Cl और ये Cl, इसी का नाम है ना प्रतिस्थापित बेंजल क्लोराइड, है ना, प्रतिस्थापित बेंजल क्लोराइड। ये मध्यवर्ती है ना, क्या है ये, मध्यवर्ती। ये लीजिए, आगे क्या होगा, इसका क्षार के द्वारा जल अपघटन हो जाएगा भैया ना, क्षार के द्वारा क्या हो जाएगा, जल अपघटन। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा OH और ये CHO, है ना, OH और ये CHO। चलो ये ना, एक सेकंड, माध्यम क्षारीय चल रहा है ना, तो फिनॉल में ये H है ना, अरे ये एसिडिक H होती है भैया ना, अरे फिनॉल अम्लीय नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर दिखाता है भैया ना, तो माध्यम क्षारीय चल रहा है ना, और क्षारीय माध्यम में तो हमने पढ़ रखा है ना, अरे अम्ल है ना, वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है ना, तो यहाँ NaOH है, इसलिए इसका काउंटर आयन क्या जुड़ जाएगा यहाँ, O माइनस Na प्लस, O माइनस और ये Na प्लस, ये लो, और फिर इसको H प्लस की प्रेजेंस दे देंगे ना, और इससे क्या होगा, अरे इससे ये OH और यहाँ कौन जुड़ जाएगा बच्चों, अरे CHO, है ना, इसी का ही नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, है ना, सैलिसैल्डिहाइड, है ना, या सैलिसैल्डिहाइड एक ही बात है ना, सैलिसैल्डिहाइड बोलो या सैलिसैल्डिहाइड बोलो, है ना, यहाँ एसिड की प्रेजेंस दे दी अपन ने ना, ठीक है ना। यहां पे ये क्षार क्या कर देगा, इसका जल अपघटन कर देगा भैया ना, ये लो, ठीक है। यहां से क्या होगा, अरे NaOH Na प्लस OH माइनस, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा ना, इस कार्बन पे, यहां से Cl को बाहर, फिर ऐसे ही दूसरा ना एक OH माइनस अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। तो देखो इस कार्बन पे भी OH, इस पे भी OH, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते भैया ना, तो फिर क्या होगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा, CHO बन जाएगा। अरे ये ऐसे हुआ, देखो कंप्लीट अभिक्रिया देखना चाहे ना आप पहले की तरह ना, तो देखिए कंप्लीट अभिक्रिया तो ऐसे हुई है, ये देखो ना ऐसे। अरे सबसे पहले क्या हुआ, देखिए ये फिनॉल और ये क्षारीय माध्यम है ना, अरे इसमें NaOH ले रखा है ना, तो क्या होगा, यहाँ से ये इस H प्लस को ले जाएगा ना, अरे इस H प्लस को ले लेगा, तो देखिए ये क्या बना देगा, अरे ये ऐसे बना देगा बच्चों ना, ऊपर माइनस और ये Na प्लस, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे देखो, अरे ये CH Cl3 और ये NaOH मिलके ये क्या बनाते हैं, अरे ये एक मध्यवर्ती बनाते हैं ना, और उस मध्यवर्ती का नाम है CCl2, है ना, तुम्हारे क्रियाविधि है नहीं है ना, इसलिए ये बनता है ना, इसको डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं ना। अब क्या होगा, वही देखो उसकी तरह, देखो याद हो तो अपन ने पीछे भी है ना कॉल्बी अभिक्रिया में भी समझा था, ये है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर यहाँ, अरे यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इस पे अटैक करेगा ना, तो इससे बनेगा क्या, अरे इससे ये बनेगा, ये पाई पाई और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये पूरी क्रियाविधि है ना, ये पूरी क्रियाविधि समझा रहा हूं मैं ना भाई, कंप्लीट हो तभी समझ में आएगा, नहीं तो इसको ऐसे याद रखो डायरेक्ट, है ना, बुक्स में दे रखी है ऐसे, है ना। यहां से क्या होगा, ये C और इस पे देखो 2 Cl जुड़े हुए हैं ना, अरे CCl2 ही तो है, ये नेगेटिव चार्ज ने इधर अटैक किया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, अरे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये H, है ना, अरे यहाँ पे पहले से ही H है ना, पहले से ही क्या है यहाँ H। अब क्या होगा, ये H वापस से इलेक्ट्रॉन देके जाए, ये लो, ठीक है ना, तो यहां से H प्लस जाके कहां जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा ना, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, अरे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, तो क्या होगा, इससे ये हो जाएगा पाई पाई पाई, ये ऊपर माइनस, और इसका वही काउंटर आयन क्या जुड़ जाएगा, Na प्लस, है ना, और इधर कौन जुड़ेगा, ये C
इस माइनस पे ये H प्लस जाके जुड़ जाएगा तो CH, और इस पे Cl, और इस पे क्या होगा Cl। अरे ये NaOH क्या कर देगा, NaOH क्या कर देगा, अरे NaOH ये कर देगा बच्चों यहाँ से O माइनस और Na प्लस। देखो ये क्या करेगा, जैसे इधर अटैक कराया ना मैंने, ये इस पे अटैक करेगा और इस Cl को यहाँ से बाहर कर देगा ना, ऐसे ये इस पे अटैक करेगा, इस Cl को भी क्या कर देगा बाहर। तो देखो क्या होगा, ये CH, Cl बाहर, OH जुड़ जाएगा, ये लो OH, और एक OH इधर जुड़ जाएगा। अरे याद करो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आया ना, एक्वस KOH से करवाते हैं, एक्वस NaOH से, जलीय NaOH से, है ना। तो फिर क्या होता है वहां से, अरे OH है ना, हेलोजन हटके OH ही तो आता है वहां, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनता है, तो बस उसकी जैसे जैसे ही दोहरा है, Cl हटके OH, Cl हटके OH, एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते ना, इसलिए क्या होगा यहाँ से, अरे जल का अणु बाहर हो जाएगा भैया ना, जल का अणु क्या हो जाएगा बाहर, ये लो। तो यही तो बनेगा इससे, अरे इससे फिर फाइनली क्या होगा, इससे यही बन जाएगा, देख लो दोबारा देख लो एक बार। फिनॉल सबसे पहले क्षारीय माध्यम चल रहा है, तो क्षारीय माध्यम में फिनॉल से H प्लस निकलेगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा ना। फिर ये क्लोरोफॉर्म और NaOH मिलके क्या बनाएंगे, CCl2, और इसका नाम क्या है याद रखना चाहो तो डाइक्लोरोकार्बिन है ना। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बिन नाम है ना, याद रखो तो रखो, आ गया ना। अरे नीट वगैरह ना उनमें है ना पूछ लेता है ऐसा ना, यहाँ तो क्या पूछेगा आपसे ना। तो डाइक्लोरोकार्बिन बन गया, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, यहाँ नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया ना। क्यों, अरे बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए इसलिए ना नेगेटिव आ गया इस पे। अब क्या होगा, यहाँ एक H था, वो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे, ये इधर दे, है ना, तो वापस से O पे माइनस, तो उसका काउंटर आयन कौन जुड़ गया, वही Na प्लस, और देखो यहाँ वापस से डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये H प्लस जाके इस माइनस पे जुड़ गया, तो CH Cl Cl, और आगे NaOH क्या करेगा इसका, अरे जल अपघटन कर देगा, इधर अटैक करेगा Cl बाहर, इधर अटैक करेगा Cl को बाहर, OH OH जुड़ जाएंगे, एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते हैं ना, इसलिए जल का अणु बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा। और इसको फिर अपन ने क्या कर दिया, अरे एसिड की प्रेजेंस दे दिया ना, अम्लीकरण करवा दिया या कह दो अम्लन करवा दिया इसका ना, और उससे हमको क्या मिल गया, सैलिसिलडिहाइड या सैलिसिलडिहाइड, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, राइमर-टीमान। अरे राइमर-टीमान है ना अभिक्रिया, या राइमर-टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया बोल सकते हो ना। क्यों, अरे CHO का पूर्वलंग फॉर्मिल होता है ना, ऑक्सो या फॉर्मिल लेते हैं काम है ना, तो फॉर्मिल ग्रुप जुड़ा है इसलिए फॉर्मिलीकरण है ना, राइमर-टीमान ने दी इसलिए राइमर-टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया ना। तो ये तो समझाने के लिए है ना, अरे ये तो है ना उस अभिक्रिया को समझाने के लिए भैया ना, ये इतना मैंने है ना ये बताया है ना, ये सब कुछ ये तो है ना, अगर किसी को ज्यादा समझना है ना उसके लिए है ना, ये तो एक तरीके से इसकी क्रियाविधि होगी है ना। हम तो हमारे स्तर से इतना भी लिख दोगे ना, फिनॉल क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म से सैलिसिलडिहाइड बनेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो ना। और चाहो दिए दो स्टेप याद हैं तो ऐसे लिख दो ना कि ये मध्यवर्ती बन गया, इससे ये बन गया, इसका एसिडिफिकेशन करवा दिया तो उससे वो बन जाएगा ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं एक अभिक्रिया और है लास्ट है ना, उसको भी करवा देता हूं ना, जिससे फिनॉल खत्म, फिर हम ईथर की तरफ बढ़ेंगे आगे ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए लास्ट अभिक्रिया है ना ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण है ना। फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है ना, अरे फिनॉल वैसे कैसा होता है ना, कलरलेस होता है, और वायु की उपस्थिति में है ना भी ये ऑक्सीकृत हो जाता है ना, पैराबेंजोक्विनोन बना लेता है, ऐसा लिखा था मैंने है ना भौतिक गुणधर्मों में है ना, और पैराबेंजोक्विनोन बना लेता है, उस वजह से ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा ना। तो बस ऑक्सीकरण में हमको क्या पढ़ना है, अरे ऑक्सीकरण में हमको यही पढ़ना है ना, ये फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाएगा और उससे पैराबेंजोक्विनोन बन जाएगा ना, जिससे फिनॉल कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा ना। हाँ जी, देखिए
ऑक्सीकरण कैसे करवाएंगे ना। देखिए पांचवी अभिक्रिया है अपनी ऑक्सीकरण, है ना। ठीक है ना। तो देखो फिनॉल का ना, अरे क्रोमिक एसिड के द्वारा या फिर क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा क्या करवा दो, ऑक्सीकरण, है ना, उससे पैराबेंजो क्विनोन बनता है ना। तो क्या कहेंगे अपन, फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल से कराने पर पैराबेंजो क्विनोन देता है, पैराबेंजो क्विनोन देता है ना। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला ये है, देखो H2Cr O4, ये क्रोमिक एसिड है ना। और चाहो तो इसकी जगह क्रोमिल क्लोराइड भी ले सकते हो ना, CrO2Cl2, है ना। और इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, है ना। याद हो तो इसको एटार्ड अभिक्रिया में भी काम में लिया था अपन ने ना, एटार्ड। तो देखिए क्या होगा, ये OH फिनॉल, है ना। अब चाहो तो H2CrO4 बना बनाया ले लो, नहीं तो बना बनाया लेने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या ले लो, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, या सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ उसकी अभिक्रिया करवा दो ना, उससे क्रोमिक एसिड बन जाएगा ना। ऐसे यूं Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, है ना। या फिर आप क्या ले लो, अरे CrO2Cl2, है ना। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। वैसे आपकी बुक में तो केवल इससे दे रखा है ना, पर इससे याद रख लो ना, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया ना। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड वैसे पूछ सकता है अपन से, है ना, कि क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, CrO2Cl2, ठीक है ना। क्यों, एटार्ड अभिक्रिया में काम आ गया था ये ना। तो इससे क्या बनेगा, इससे ये बनेगा, देखिए ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, और इसका नाम तो था फिनॉल, फिनॉल, और इसका नाम है पैरा बेंजो क्विनोन, है ना। इस वजह से फिनॉल कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग, है ना। इसके बनने के कारण फिनॉल, है ना, गुलाबी हो जाता है ना, गुलाबी हो जाता है ना। ऐसे पूछ रहे आपसे कि फिनॉल का ऑक्सीकरण होकर, है ना, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो वो है ना गुलाबी रंग का, है ना, हो जाता है। तो किसके बनने के कारण होता है, तो पैराबेंजो क्विनोन के बनने के कारण ना वो गुलाबी रंग का हो जाता है ना। फिनॉल वायु द्वारा भी धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है ना, वही बात है, वही बेंजो क्विनोन ही बना लेगा, है ना, पैराबेंजो क्विनोन ही बना लेगा, है ना। क्विनोन, है ना, क्विनोन, ऑन कीटोन। ऐसे ही यहां देखो, अरे यहाँ 3 डबल बॉन्ड है ना, यहाँ कितने डबल बॉन्ड है, 3, ऐसे ऐसे, अरे यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, देखो ये। इस गोले का मतलब, अरे इस गोले का मतलब क्या होता है कि यहाँ 3 डबल बॉन्ड है ना, ऐसे, ये लो 3, यहां ना 2 है ऐसे डबल बॉन्ड, ना 3 नहीं है, ध्यान रखें, है ना, कहीं 3 बना दो, ठीक है ना।
तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। और ये हमारा फिनॉल खत्म होता भी है ना, तो हमने एल्कोहल खत्म कर दिया, फिनॉल खत्म कर दिया। अभी स्टार्ट करते हैं अपन ईथर, है ना। ईथर को कल की क्लास में खत्म कर देंगे भैया ना। हाँ जी, हो गया। देखिए अब हेडिंग चलेगी हमारी ईथर, है ना। हाँ जी, देखिए इसके बाद हेडिंग चलेगी हमारी ईथर, है ना। ये लीजिए ईथर, है ना। तो ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड, है ना। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं ना। जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं ना, तो दोनों में से जल का एक अणु निकल जाता है, एनहाइड्राइड का निर्माण होता है ना। वही सेम यहाँ एल्कोहल को गर्म करते हैं ना, तो एल्कोहल के दोनों में से जल का एक अणु निकल जाता है ना, और ईथर का निर्माण हो जाता है ना। तो क्या कह सकते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट, ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है ना। कैसे, देखिए ये मैंने कोई एल्कोहल ले लिया ना, और एक दूसरा एल्कोहल मैंने ये ले लिया ना, क्या होगा, देखिए इसको आप हीट करोगे ना, तो यहां से क्या होगा, अरे दो अणुओं में से जल का एक अणु निकल जाएगा ना। चाहो तो इधर से एच इधर से ओ एच, वो तो बात एक ही है ना, दोनों ही एल्कोहल है ना, किधर से हटा लो। तो देखिए यहां से क्या होगा, अरे यहां से ये आर ओ आर डैश बन जाएगा ना, और ये जल क्या हो गया बाहर, ये लो। यानी वही कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं में से जल का एक अणु निकल के एनहाइड्राइड बनता है ना, बस तो उसके जैसा काम हुआ इसलिए ना। इसको क्या कह दिया अपन ने, ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड, है ना। तो ये क्या है, ईथर। और ये क्या है, अरे ये एल्कोहल है ना, ये लो, ये भी एल्कोहल ही है ना। बस एक में आर एक में आर डैश, यानी आर और आर डैश अलग अलग ले ली मैंने, है ना। इसका मतलब ईथर दो प्रकार का है भैया ना। अरे ईथर दो प्रकार का हो सकता है भैया ना। कितने प्रकार का बच्चों, दो प्रकार का ना। कौन कौन सा, देखो जब आर बराबर हो किसके, आर डैश की, यानी आर और आर डैश एक जैसे हो ना। एक आर और आर डैश एक जैसे नहीं हो ना, आर इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो, आर डैश। ये वाला ईथर तो कैसा है, सम्मित, यानी ऐसा है, तो ईथर कैसा हो जाएगा, सम्मित ईथर। कौन सा ईथर, सम्मित। और अगर आर और आर डैश बराबर नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है, तो उस ईथर का नाम क्या होगा, असम्मित ईथर। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यूं लिख दिया ना कि CH3O और ये CH3 है ना। देखो दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे है ना। इधर मैं लिख दूं ऐसा कि CH3O और ये मैंने लिख दिया C2H5। दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है, देखो एक तरफ मैथिल एक तरफ एथिल, या दोनों मैथिल थे ना। या ऐसे कह दो C2H5O C2H5, ये भी एथिल ये भी एथिल है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं C6H5O और ये C6H5, इधर भी फेनिल इधर भी फेनिल, तो ये क्या हो गया, डाइफेनिल ईथर। इधर देना चाहें आप
तो ऐसा लिख दो, देखो, अरे एक तरफ तो ये एथिल ले लिया मान लो मैंने, एक तरफ क्या ले लिया मैंने, फेनिल। तो दोनों कैसे हैं, अलग अलग, इधर एथिल उधर फेनिल। तो ये कौन से ईथर हैं, असममित। एक ईथरों का सामान्य सूत्र देख लीजिए ना, तो क्या कहेंगे, ईथरों का सामान्य सूत्र है ना, वही CnH2n+2O होता है ना। इसका मतलब एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या है, अरे क्रियात्मक समूह समावेशी है भैया ना। अणुसूत्र कैसा, समान, क्रियात्मक समूह दोनों में डिफरेंट होता है ना। तो ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावेशी। चाहो तो मैं ऐसा लिख दूं, देखो, ईथर व एल्कोहल एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं ना। एक देखिए ना, दो ईथर और लिख रहा हूं मैं ना, उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। इनकी स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं ना। देखो, एक तो ये है ना, ये बेंजीन रिंग, और इस पर ये O और ये CH3 जुड़ा हुआ है ना। इसका फेमस नाम है एनिसोल है ना। तो आपको ध्यान रखना है ना, पूछा जा चुका पहले, एनिसोल की है ना अनुनादी संरचना बनाइए। और एक ये है, देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं O और ये C2H5, तो इसका नाम है फेनिटॉल। क्या नाम है इसका, फेनिटॉल। दोनों को याद रखें ना, एनिसोल फेनिटॉल को याद रखें ना। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ना एनिसोल की, अरे क्वेश्चन ये पूछा था ना कि एनिसोल की अनुनादी संरचना, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। अनुनादी आपको नहीं आता है तो कोशिश करें, फिर भी नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। अनुनादी संरचना बनाइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। एनिसोल की अनुनादी संरचना पूछी जा चुकी है ना। जो फिनॉल की है वही एनिसोल की है ना, सेम। बस फिनॉल में H को हटा के एक है ना अपन ने क्या लगा दिया, मैथिल ग्रुप लगा दिया ना, सब कुछ सेम। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं आगे की बातें करता हूं ना। नामकरण वगैरह मैंने सब कुछ पढ़ा रखे हैं आपको ना, IUPAC इसीलिए पढ़ाई थी आपको ना। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन आपने। अब देखिए, आप बनाने की विधियां ना, एक विधि हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं ना, एक क्या दोनों को पढ़ के आ रहे हैं वैसे तो ना, पर एक बार और पढ़ लेते हैं ना। तो अगली हेडिंग होगी अपनी बनाने की विधियां ना। और किसको बनाने की, ईथर को बनाने की है ना। क्यों, ईथर ही चल रहा है हमारा। देखिए, बनाने की विधियां, अपनी हेडिंग है बनाने की विधियां। देखिए, बनाने की विधियां क्या है ना। सबसे पहले एल्कोहल किया ना, अरे निर्जलन द्वारा ना, वैसे निर्जलीकरण अभिक्रिया नहीं है ना, पर दे रखा है आपके यहाँ ना, ऐसा NCERT में ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ ना, क्या है, एल्कोहलों की निर्जलन द्वारा ना,
वैसे इस अभिक्रिया का नाम है ना विलियमसन सतत कंटिन्यूअस ईथर संश्लेषण है ना, सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया ना, यहां है ना कंटिन्यू अगर आप एल्कोहल की सप्लाई करते रहोगे ना और कंसंट्रेट H2SO4 की यहाँ लगातार ईथर मिलता रहेगा ना, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या है सतत ईथर है ना, ईथर बनता है तो सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया विलियमसन ने दी, इसलिए विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। और क्या है देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये CH3 CH2OH है ना, और इसको क्या करें हम, अरे इसको हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करें इसको ना, ये पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों एथेनॉल है ना। तो यहां से क्या होगा, अरे यहां से ये बनेगा ना CH3 CH2O और ये CH2 और ये CH3 और ये जल निकल रहा है ना, यानी एल्कोहल के दो अणु काम आते हैं ना, कितने अणु, 2, और उससे बनता क्या है, अरे ये डाइएथिल ईथर बनता है भैया ना, कौन सा ईथर, डाइएथिल ईथर बनता है ना, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है विलियमसन है ना। और लगातार अगर ईथर की सप्लाई करते रहोगे आप, H2SO4 की सप्लाई भी लगातार करनी होती है भैया ना। वैसे तो अभिक्रिया ना, अभी इसकी क्रियाविधि देखेंगे अपन है ना, तो क्रियाविधि को देखने से तो ये पता चल रहा है ना, वैसे कंसंट्रेट H2SO4 किसका काम कर रहा है, अरे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है भैया ना। और हमको पता है उत्प्रेरक तो एक ही बार लेने की जरूरत होती है ना, बार बार लेने की जरूरत नहीं होती है, पर उसका कारण क्या है ना, वैसे अपने है नहीं इतना कारण है, पर मैं बता देता हूं आपको फिर भी है ना, क्यों जल जो बन रहा है ना, ये क्या कर देगा, जो कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे ना, अरे उसमें जल मिलाओगे, जल मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, वो तनु हो जाएगा ना, इसलिए H2SO4 फिर उत्प्रेरक का काम नहीं कर पाएगा यहाँ ना इस अभिक्रिया में, इसलिए बार बार H2SO4 की सांद्रता को बदलना पड़ेगा ना, और एल्कोहल की सप्लाई करते रहो तो उससे क्या ईथर बनता रहेगा ना लगातार, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या है विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है ना, देखिए मैं इसके बारे में लिखता हूं ना, यह एक है ना SN2 अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है ये, SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है ना, कौन सी अभिक्रिया है ये SN2 है ना। इसकी क्रियाविधि देखिए आप ना, क्रियाविधि से और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से है ना, ये लीजिए इसकी क्रियाविधि है ना, मैकेनिज्म देखिए होता क्या है, यहाँ एल्कोहल के दो अणु काम आएंगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, ये CH3 CH2OH और H2SO4 क्या देगा, अरे H प्लस देगा भैया ना, H2SO4 क्या देगा, H प्लस, ये लो H प्लस है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, अरे इस एल्कोहल का प्रोटोनीकरण हो जाएगा, ये H प्लस इसके ऊपर आके जुड़ेगा ना, तो यहां से क्या होगा CH3 CH2OH और इस पे एक H जुड़ा तो OH2 प्लस, ये क्या बना, अरे ये प्रोटोनित एल्कोहल बना, प्रोटोनित एल्कोहल। याद करो एल्कोहल का निर्जलीकरण अगर 443 केल्विन टेम्परेचर लेते तो यहां ना एल्कीन बनता एथीन, तो वहां पहला स्टेप तो सेम ही वहां भी है ना, फिर यहां से वहां तो क्या होता है, ये H2O यहां से हो जाता है बाहर है ना, और इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, कार्बोधनायन बन जाता है ना। यहाँ कार्बोधनायन नहीं बनता, ये जो प्रोटोनित एल्कोहल है इस पर एल्कोहल का दूसरा अणु अटैक करता है ना, कैसे देखिए, ये क्या था हमारे पास एथेनॉल, अब क्या होगा देखिए, यानी ये एल्कोहल का दूसरा अणु, बहुत सारे एल्कोहल के अणु है ना, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में बहुत सारे अणु परमाणु आयन होते हैं ना, और ये प्रोटोनित एल्कोहल जो बना है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, अरे ये अटैक करेगा एल्कोहल का दूसरा अणु ना, ये क्या है, अरे एल्कोहल नाभिक स्नेही का काम करता है भैया ना, क्यों लोन पेयर है यहाँ ना, इस वजह से ऑक्सीजन के पास, तो ये इस पे अटैक करेगा ना, ये इस पे अटैक करेगा और यहां से ये बाहर हो जाएगा ना, तो क्या होगा यहां से देखिए आप,
CH3 CH2, ऑक्सीजन ने अटैक किया इसके ऊपर है ना, तो क्या होगा O, और ऑक्सीजन पे कौन जुड़ा हुआ है H, ऑक्सीजन ने लोन पेयर के थ्रू अटैक किया इसलिए प्लस, और इस कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है ना, तो क्या होगा CH2 और ये CH3, और यहां से अरे ये H2O बाहर हो गया, ये लो। अब क्या होगा आगे, ये जो बना है ना CH3 CH2O H प्लस, और ये CH2 और ये CH3 है ना, यहां से क्या होगा, अरे ये एक H है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जाएगा यहां ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जाएगा ना, तो यहां से क्या होगा CH3 CH2O CH2 और ये CH3 है ना, और ये H प्लस वापस से मिल जाएगा हमको ना। अब इस क्रियाविधि को देखने से तो क्या पता चल रहा है कि ये H प्लस क्या करेगा, अरे वापस से फ्रेश यानी नए है ना एल्कोहल के अणु के पास जाएगा, उसको प्रोटोनित करेगा ना, फिर एल्कोहल का अगला अणु आएगा, उस प्रोटोनित एल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, वही H प्लस निकलेगा, H प्लस मिलता रहेगा ना, मिलता तो रहेगा, पर उसका कारण क्या है, अरे साथ में जल भी तो बन रहा है, तो ये जल क्या कर देगा, उस कंसंट्रेट H2SO4 को है ना, अरे पतला कर देगा, तनु कर देगा ना, तो ये आगे अभिक्रिया हो नहीं पाएगी ना, इस वजह से बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, इस अभिक्रिया के दौरान अरे H2SO4 चेंज करता है ना, करते रहना पड़ेगा ना, यानी सतत रूप से देना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा ईथर। इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। अगर सतत यानी लगातार आप है ना कंसंट्रेट H2SO4 है ना, अरे उसको सप्लाई नहीं करोगे तो अभिक्रिया रुक जाएगी, ठीक है ना। तो विलियमसन ने दी थी, इसलिए विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। और एक अभी पढ़ेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण है ना, वहां सतत नहीं है ना, वहां ईथर है ना, उसको पढ़ेंगे एक बार, आप इसको है ना नोट डाउन कीजिए ना। और एक बात और लिख दूं मैं, देखो ना, ये जो विधि है ना, ये वाली विधि, ये केवल है ना मतलब प्राथमिक एल्किल समूहयुक्त है ना ईथर को बनाने के लिए काम में आती है ना, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त ईथर को बनाने के काम में नहीं आती। क्यों, अरे यदि हम अभिक्रिया में 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं ना, तो यहां तो अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अरे प्रतिस्थापन हो रही है ना, लेकिन वहां 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल लेने पर अभिक्रिया ना, अरे प्रतिस्थापन की बजाय कौन सी हो जाएगी, विलोपन। 2 डिग्री या 3 डिग्री है ना एल्कोहल लेने पर अभिक्रिया प्रतिस्थापन की बजाय कौन सी हो जाएगी, विलोपन, यानी विलोपन को ज्यादा वरीयता मिल जाएगी ना प्रतिस्थापन की तुलना में। इसलिए ईथर ना बन के क्या बन जाएगा वहां, अरे ईथर नहीं बन के क्या बन जाएगा वहां एल्कीन बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त एल्किल समूह युक्त ईथरों को बनाने के लिए काम में ली जाती है ना, ठीक है ना। केवल है ना, केवल लिख दिया मैंने है ना, केवल यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री है ना एल्कोहल लेने पर है ना, चलिए मैं यहां लिख दूंगा ना, देखो इस अभिक्रिया में टू डिग्री व 3 डिग्री अल्कोहल लेने पर प्रतिस्थापन की तुलना में
विलोपन अभिक्रिया को अधिक वरीयता मिलती है ना, वरीयता मिलती है तथा एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ये लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। अब मैं अगली विधि लिखता हूं, ये का ना बनाने की लास्ट। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए दूसरी विधि देखिए ना बनाने की। यानी सभी क्रिया में एल्कोहल के दो अणु काम आ रहे थे ना, आपको क्रिया विधि से पता चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए दूसरी विधि देखिए। दूसरी है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें वही क्या करते हैं अपन है ना, एल्किल हैलाइड केवल कैसा 1 डिग्री लेते हैं ना। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं ना, या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लो ना, बात एक ही है ना। तो इससे बनेगा क्या, ईथर। तो क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड कैसा 1 डिग्री है ना। ये लीजिए 1 डिग्री। की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड है ना से कराने पर ईथर बनता है। यह अभिक्रिया
विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है ना। जैसे देखिए ये RX है ना, एल्किल हैलाइड, और ये क्या ले लिया अपन ने, सोडियम एल्कोक्साइड। ये लो, इसका नाम है एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड। और ये कैसा लेना है, 1 डिग्री। ये सोडियम एल्कोक्साइड। तो इससे होगा क्या, ये अटैक करेगा इस पे है ना, ये इस पे अटैक करेगा, और यहां से हैलोजन बाहर हो जाएगा ना। तो यहां से होगा क्या, ये ROR ईथर, और ये क्या बनेगा, Na और X है ना, X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, X माइनस, और Na प्लस NaX। हमको तो इससे काम है ना। ये क्या बना, अरे ये ईथर बना ना। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ये 1 डिग्री होना चाहिए एल्किल हैलाइड है ना, कोई 2 या 3 डिग्री है ना, एल्किल हैलाइड ले लिया तो फिर प्रतिस्थापन की तुलना में किसको वरीयता मिल जाएगी, विलोपन अभिक्रिया को ना, और उससे एल्कीन मिल जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे अपन, यह एक SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है ना। इस अभिक्रिया द्वारा सममित व असममित दोनों प्रकार की ईथर बनाए जा सकते हैं ना। ठीक है ना। एक देखिए, यदि इस अभिक्रिया में वही पीछे वाली लाइन ही है ना, 2 डिग्री या 3 डिग्री है ना, एल्किल हैलाइड लिए जाएं तो प्रतिस्थापन की तुलना में विलोपन अभिक्रिया को अधिक वरीयता मिलती है। प्रतिस्थापन की तुलना में किसको, विलोपन अभिक्रिया को अधिक वरीयता मिलती है ना। और एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। एल्कीन किसके रूप में बनता है, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है ना। किसके रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में ना। तो ये दो बातें तो पहले जैसी है। वहां केवल अपन कौन सा ना, प्राथमिक एल्किल समूहयुक्त ना ईथर का निर्माण कर रहे थे ना। यहाँ प्राथमिक के अलावा दूसरा ना, जैसे द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त ईथर तो बना सकते हैं ना, पर हैलाइड हमको है ना वो प्राथमिक ही लेना पड़ेगा ना। कैसा लेना पड़ेगा, प्राथमिक। अब देखिए आगे, एक जो ये एल्कोक्साइड है ना, ये एल्कोक्साइड ये, अरे ये क्षार का भी काम करता है ना, और नाभिक स्नेह का भी काम करता है। तो क्या कहेंगे अपन कि एल्कोक्साइड आयन
एल्कोक्साइड आयन नाभिक स्नेही के साथ साथ प्रबल, है ना, क्षारक बोल दो, क्षार बोल दो, एक ही बात है ना, का भी कार्य करता है ना, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए एक बार, है ना, फिर मैं एग्जांपल देता हूं ना कि असममित ईथर कैसे बना सकते हैं आप, है ना। हाँ जी, देखिए असममित ईथर बनाने के लिए, है ना, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त ईथर यदि बनाना है अपन को ना, तो देखिए क्या होगा, सुनिए। हाँ जी, देखिए यदि हमको असममित ईथर बनाना ना, देखिए तो क्या कर सकते हैं अपन, और ये क्या ले लिया अपन ने, ये मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया ना, 1 डिग्री ले लो या 1 डिग्री से छोटा हो गया तो उल्टा, है ना, ये तो और भी आसानी से देगा ना। अब देखिए आप, इसका नाम क्या है, सोडियम, है ना, है ना, तृतीयक, है ना, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, है ना। अब देखिए यहां ना, अब ये किसका काम कर रहा है, यहां क्षार का काम कर रहा है ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं, अब ये किसका काम कर रहा है, अरे ये प्रबल क्षार का काम कर रहा है, किसका, प्रबल क्षार का कार्य कर रहा है ना। यहां से क्या होगा, देखिए ये इस पे अटैक करेगा, है ना, और इसको यहां से बाहर कर देगा ना, तो यहां से होगा क्या, देखिए, अरे एक सेकंड, प्रबल क्षार नहीं, क्षार नहीं है ना, ये क्षार का काम नहीं है ना, क्षार का काम नहीं कर रहा, नाभिक स्नेह का काम कर रहा नहीं, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है ना, तो देखिए ये इस पे अटैक कर रहा है और यहां से इसको बाहर, तो बनेगा क्या, ये O और ये आपका CH3 और ये NaBr बाहर। ये कौन सी अभिक्रिया है, अरे ये SN2 अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। ये लो, यहां देखिए दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं ना, है ना, तृतीयक समूह, है ना, तृतीयक एल्किल समूह युक्त हमने क्या ले लिया, ये एल्कोक्साइड ले लिया, एल्कोक्साइड ले सकते हो ना, पर एल्किल हैलाइड नहीं, एल्किल हैलाइड ले लिया आपने ना, तो फिर ये क्षार का काम कर देगा, या ना, कौन, ये जो एल्कोक्साइड है ये ना, देखिए कैसे, सुनिए,
हाँ जी, ये एग्जाम्पल हो गया ना। आपने अगर ऐसा कर दिया, कैसा कि ये तो आपने क्या ले लिया, अरे ये तो एल्कोक्साइड ले लिया आपने, मान लो ना, जिसको सोडियम मेथोक्साइड बोल रहे हैं ना, और ये आपने क्या ले लिया, अरे ये आपने ये ले लिया, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं CH3 को ना, और इधर आपने क्या ले लिया, मान लो अरे ये Br ले लिया, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड कैसा हो गया, अरे ये 3 डिग्री हो गया ना, ये 3 डिग्री क्या है, एल्किल हैलाइड। अरे तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, तो फिर अभिक्रिया कौन सी होगी, विलोपन होगी, है ना। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ये इस पे अटैक करेगा और इसको यहां से बाहर कर देगा, गलत सोच रहा है ना, इस पे अटैक होगा ही नहीं है ना। यहां से ये क्या करेगा अब, अरे ये बेस का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, क्षार का। किसका काम करेगा, क्षार का ना, ये क्षार का कार्य करेगा भैया ना। और क्या करेगा ये, अरे ये क्या करेगा, ये इस H को ले लेगा H+ के रूप में, और यहां से ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, अरे इससे बनेगा ये बच्चों CH3C और ये CH3। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये क्या बन गया, अरे ये एल्कीन बन गया। और दूसरा क्या हुआ, Br यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और इसने क्या ले लिया, H, तो ये CH3 अरे OH बना देगा और एक NaBr बना देगा, और ये मुख्य उत्पाद होगा ना, अरे मेजर प्रोडक्ट ये होगा ना, जिसका नाम क्या है 2-मेथिल प्रोपीन। अरे मेजर प्रोडक्ट यहां कौन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा ना। कब, जब 2 डिग्री या 3 डिग्री क्या लिया जाएगा, एल्किल हैलाइड लिया जाएगा ना, तो फिर ये बेस का काम करेगा ना। वहां तो ये न्यूक्लियोफाइल का ही काम कर रहा है ना, इसलिए SN2 अभिक्रिया हो रही है। जबकि यहां कौन सी अभिक्रिया है ये, अरे ये विलोपन अभिक्रिया है ना। कौन सी अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया, ये लो। तो यहां प्रतिस्थापन की तुलना में किसको, विलोपन को ज्यादा वरीयता मिलती है ना। कब, जब हम 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्कीन क्या बनता है, मुख्य उत्पाद, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस तरीके से देखिए हमने ना ईथर बनाने की विधियां कंप्लीट कर लिया ना। अब कल भौतिक गुणधर्म तो कोई खास नहीं है ना, थोड़ा सा भौतिक गुणधर्म देखेंगे हल्का सा, फिर उसके बाद रासायनिक गुणधर्म, और कल हो सकता है ना इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे ना, थोड़ी सी बड़ी क्लास लगा के ना, और एक छोटी क्लास बनाएंगे 2, तो 2 क्लासों में तो ना कंप्लीट हो ही जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं ना। मैं अपने बहुमूल्य टाइम में से भी आपको टाइम निकाल के ना, हाँ, आपको क्लास दे रहा हूँ ना, हाँ, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं भैया ना। चलिए, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभरात्रि है ना, फिर कल मिलते हैं ना।